हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में एनपीओ का लेक्चर 2 कंप्लीट किए थे। अभी तक हम लोग एनपीओ में क्या सीखे? हम लोग सीखे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है। तो आगे हम लोग आज की क्लास में शुरू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कैसे हो सकती है, यानी किस फॉर्म में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट हो सकता है, यानी कि फॉर्मेशन और कंस्टिट्यूशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के रूप में फॉर्म हो सकता है। किसके रूप में फॉर्म हो सकता है? कंपनी के रूप में। तो अगर कंपनी के रूप में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है तो वो किस सेक्शन के तहत हो सकता है? या दूसरा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के रूप में फॉर्म हो सकता है या फिर सोसाइटी के रूप में फॉर्म हो सकता है। ठीक है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कैसे हो सकती है? तो या तो कंपनी के फॉर्म में हो सकती है या फिर किसी ट्रस्ट और सोसाइटी के तहत हो सकती है। ट्रस्ट और सोसाइटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंपनी के फॉर्म में अगर स्थापना होती है तो यहां क्या हो सकता है कि अभी जो कंपनी एक्ट चल रहा है, इंडियन कंपनी एक्ट, वो चल रहा है 2013। ठीक है, और 2013 से पहले जो कंपनी एक्ट था वो था 1956। तो कंपनी के तहत स्थापना जो हो सकता है वो रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर्ड अंडर किसके तहत? या तो सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 या फिर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। तो क्या बोल रहा हूं कि अगर कंपनी के रूप में फॉर्म करना है तो किसके सेक्शन के तहत रजिस्टर करना होगा? या तो सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956, इंडियन कंपनी एक्ट 1956, सॉरी, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। और अगर पुरानी कंपनी होगी, अब देखो सेक्शन, ये जो इंडियन कंपनी एक्ट है वो 2013 जो चल रहा है, उससे पहले जो कंपनी एक्ट था वो था 1956। तो अगर पुरानी कंपनी होगी, 2013 से पहले की कंपनी होगी, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो हुआ होगा सेक्शन 25 के तहत। रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ होगा? सेक्शन 25 के तहत। इस एक्ट के तहत इंडियन कंपनी एक्ट 1956, इंडियन कंपनी 1956। यानी कि अगर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कंपनी के रूप में करना है तो आपको सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड करना होगा 2000 इंडियन कंपनी एक्ट 2013। और अगर कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा 2013 से पहले, तो 2013 से पहले जो कंपनी एक्ट था वो था 1956, तो वो रजिस्टर्ड हुआ होगा सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रस्ट की, कि अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्टर कराना होगा इस एक्ट के तहत, सोसाइटी एक्ट के तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060। यानी ट्रस्ट और सोसाइटी के रूप में अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आपको रजिस्टर कराना होगा रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 60। तो क्लियर है कि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कंपनी के रूप में करनी है तो अभी के लिए कौन सा एक्ट है? इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो उसमें आपको सेक्शन
8 के तहत आपको कंपनी के रूप में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बट अगर 2013 से पहले की कंपनी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन के तहत हुआ होगा? सेक्शन 25 के तहत हुआ होगा ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं ट्रस्ट और सोसाइटी की। तो अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट और सोसाइटी के फॉर्म में रजिस्टर करना होगा तो आपको किस एक्ट के तहत रजिस्टर कराना होगा? आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर करना होगा। किसके तहत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आ सकता है। चलो तो आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट जो आपका होगा वो होगा अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को आनी चाहिए। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसका अकाउंटिंग अब हम लोग शुरू करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग हो सकती है, आपको पता होगा कि जो अकाउंटिंग का जो मेथड है एक तो है सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड और दूसरा क्या है? डबल एंट्री सिस्टम मेथड। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग दोनों के थ्रू कर सकते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बहुत ही छोटी है और आपने उसका रजिस्ट्रेशन वैसे कराया नहीं है तो आप उसको सिंगल एंट्री मेथड के तहत यूज कर सकते हैं, यानी उसकी अकाउंटिंग सिंगल एंट्री मेथड के तहत कर सकते हैं। However, अगर आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है और लार्ज साइज में है तो आपका अकाउंटिंग जो होगा वो डबल एंट्री सिस्टम के मेथड से होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है या लार्ज है? ठीक है, तो देखो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है किसी कंपनी एक्ट के तहत, जो मैंने अभी चर्चा किया है कि इंडियन कंपनी एक्ट 1956 और इंडियन कंपनी 2008 और 2013, और अगर किसी सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है तो अगर रजिस्टर्ड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मानी जाएगी और उसको डबल एंट्री सिस्टम मेथड फॉलो करना। ठीक है, चलो मैं इसको नोट डाउन करवा लेता हूं कि अगर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, मैं क्या बोल रहा हूं? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्मॉल है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल है यानी कि छोटी है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल, ये आपको याद रखने होंगे कि अगर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसमें भी दो सिस्टम होते हैं, एक तो मर्केंटाइल जिसको अक्रूवल बेसिस बोला जाता है, दूसरा होता है कैश बेसिस। तो यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग यूज होगी? तो यहाँ पे जो यूज होगी जनरली कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। कौन सी अकाउंटिंग यूज होगी? कैश बेसिस अकाउंटिंग। क्लियर? अब देखो इसमें जनरली कौन कौन से लेजर बनेंगे? जनरली आपका रहेगा कैश बुक। इसमें क्या क्या रहेंगे? कैश बुक रहेंगे। इसमें आपका मेंबर्स का रजिस्टर रहेगा जिसमें मेंबर्स के सारी डिटेल रहेंगे, मेंबर्स रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद आपका रहेगा सप्लायर्स लेजर। क्या रहेगा? सप्लायर्स। तो ये सारे बुक आपको इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन सा? सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, और अकाउंटिंग का जो बेसिस होगा वो कैश बेसिस अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बुक जनरली मेंटेन होंगे। तो इसमें होंगे कैश बुक, मेंबर रजिस्टर, सप्लायर रजिस्टर। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज जो है बड़ी है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बड़ी है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बड़ी है यानी कि लार्ज है। अगर लार्ज है ऑर्गेनाइजेशन की साइज, तो वहां पे कौन सा मेथड यूज होगा, डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज होगा, डबल एंट्री सिस्टम। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सी यूज होगी, तो वहां पे यूज होगी जनरली, मैं जनरली बात करता हूं, कैश बेसिस भी यूज हो सकती है और अक्रूवल बेसिस भी, बट मैं यहां पे भी मैंने बात किया जनरली क्या होगा, कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उस केस में क्या होगा, वहां पे हम लोग कौन सा अकाउंटिंग यूज करेंगे, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट। कौन सी अकाउंटिंग यूज होगी, इसको बोला जाता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसी को मर्केंटाइल सिस्टम भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मर्केंटाइल सिस्टम, अक्रूवल बेसिस ऑफ, क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंट, मर्केंटाइल सिस्टम। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होगी तो सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड यूज होगा, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो डबल एंट्री सिस्टम मेथड यूज होगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जनरली होता है स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अक्रूवल बेसिस ऑफ सिस्टम होता है। बट मैंने बोला जनरली यूज होता है, जनरली मतलब ये लोग कैश बेसिस भी यूज कर सकते हैं, अक्रूवल बेसिस पे, इनके ऊपर चॉइस है। बट मैंडेटरी थोपा नहीं गया है, छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो डबल एंट्री सिस्टम यूज कर सकती है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड ये अकाउंटिंग है, ये जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग आप बोल सकते हो कि ये जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग है कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड यूज करेगी, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो डबल एंट्री सिस्टम मेथड यूज करेगी। यहाँ पे मैं बोल, यहाँ पे लिख देता हूं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डबल इंट्री सिस्टम मेथड यूज नहीं कर सकती, कर सकती है। बट जनरली ऐसा ही होता है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डबल इंट्री सिस्टम इतना सारा प्रोसेस वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो लोग सिंगल इंट्री सिस्टम यूज। ठीक है, इसीलिए हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग ऑफ नॉन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग में क्या सीक्वेंस मेंटेन करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंट, यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक फंड्स मिलेंगे, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। क्या मैं बोल रहा हूँ, फंड बेस्ड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सीक्वेंस होने वाली है, जो अगर हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे तो हमको इस सीक्वेंस को मेंटेन करना है, और आगे हम लोग पढ़ने भी वाले हैं इसी सीक्वेंस में। तो पहले हम लोग सीखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद सीखने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस आइटम के ट्रीटमेंट। हमारे पास बहुत सारे स्पेसिफिक आइटम आएंगे, उसके ट्रीटमेंट सीखने वाले, ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम, लाइक डोनेशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे, फिर भी अगर कुछ छूटेगी तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट सम स्पेसिफिक आइटम्स। एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे खोला जाता है, और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, etc। ये जब हो जाएगी उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट।
तो हम लोग का जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह से होगा कि शुरुआत में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अभी शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक आइटम का ट्रीटमेंट कैसे होता है। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो ये हम लोग का इस चैप्टर का सीक्वेंस होने वाला है अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट की और फिनेंशियल स्टेटमेंट। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड किया जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ये नोट कर लो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड at the end of द फिनेंशियल ईयर। नहीं, हर एक फिनेंशियल ईयर के अंत में हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एवरी फिनेंशियल ईयर। यानी कि हर एक साल के खत्म हो जाने के बाद हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, हम लोग क्या क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। हम लोग बात करेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। कौन कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर prepared by non-profit organization in their books। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल अकाउंट के लिए क्या क्या प्रिपेयर करती है। तो फाइनल अकाउंट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तीन अकाउंट प्रिपेयर करती है। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर और तीसरा बैलेंस शीट। मैं बात करता हूँ फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनपी। अब इसमें देखो, इसमें तीन आएंगे, तीन अकाउंट्स आएंगे और दो अकाउंट्स आएंगे और एक बैलेंस शीट आएंगे। तो पहला जो होगा वो होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा होगा शीट, तीसरा क्या होगा? बैलेंस शीट। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि फाइनल अकाउंट जो होता है एनपीओ का उसमें क्या क्या बनाते हैं, तो पहला बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो हम लोग शुरू करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका फाइनल अकाउंट यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग अब जाके शुरू हुआ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये सारे कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? ये एक समरी है कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट का। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो समरी, ये क्या है? एक समरी है, समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स, कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट्स। यानी कि जो भी कैश रिसिप्ट होता है और जो भी कैश पेमेंट होता है उसका क्या है? एक समरी है। ठीक है, कैश पेमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, यानी किसी, मान के चलो किसी एक पर्टिकुलर साल में कितना कैश रिसिप्ट हुआ है और कितना कैश पेमेंट हुआ है उसके समरी को रिकॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसे हम समरी ऑफ कैश बुक भी बोल सकते हैं। इट इज अ समरी ऑफ, इज अ समरी ऑफ कैश बुक फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड।
इज अ समरी ऑफ कैश बुक फॉर अ सर्टेन पीरियड, फॉर अ सर्टेन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है कि सारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को समरी के रूप में दिखाता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि कितना कैश रिसिप्ट हुआ है और कितना कैश पेमेंट हुआ और अंत में कितना बच गया है। तो बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोग क्या देखोगे कि उसका शुरुआत होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। आपके शुरुआत में कितने पैसे थे, कितने कैश और बैंक बैलेंस थे। उसके बाद आप डेबिट साइड में उन सारी रिसिप्ट्स को दिखाओगे जो फॉर पर्टिकुलर साल यानी उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी रिसिप्ट हुए हैं उसके आइटम वाइज आपको दिखाना है। फिर क्या करोगे, जितने भी पेमेंट हुए हैं पूरे साल भर के दौरान उसको आइटम वाइज आप दिखाओगे और अंत में देखोगे कि ओपनिंग बैलेंस प्लस ऑल रिसिप्ट माइनस ऑल पेमेंट बराबर आपका कितना क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का बचा है। ठीक है, तो वो होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसीलिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समरी ऑफ कैश बुक। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हुआ, समरी ऑफ कैश बुक। चलो अब बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स की। क्या बात करते हैं, फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फीचर्स को ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। तो हम बोले फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट। सबसे पहला फीचर क्या होगा, सबसे पहला फीचर क्या होगा, सबसे पहला फीचर होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, समरी है कैश बुक। हम क्या बोलेंगे, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इज अ समरी ऑफ कैश। ये क्या है, कैश बुक का समरी है। ठीक है, अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट को दिखाते हैं। देखिए ऑल द कैश रिसिप्ट्स, ऑल द कैश रिसिप्ट्स, ऑल द कैश रिसिप्ट वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, यानी कि चाहे वो कैपिटल नेचर से संबंध रखता हो चाहे रेवेन्यू नेचर से संबंध रखता हो, वेदर कैपिटल नेचर, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। बट वो सारे के सारे कैश रिसिप्ट जो भी उस साल आए हैं उसे हम कहाँ दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे आर शोन ऑन, आर शोन ऑन द डेबिट साइड। कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, साइड ऑफ रिसिप्ट्स पेमेंट्स अकाउंट। यानी वो सारे के सारे रिसिप्ट चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे वो कैपिटल नेचर के हो, ठीक है, उनको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के। अब इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। मैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट के थ्रू ही आपको समझा देता हूँ। रिसिप्ट ये रहा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये बनाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बनाया जाता है पीरियड के खत्म होने के बाद, यानी इस ईयर के समाप्त होने के बाद, फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के लिए हम बना रहे हैं वो साल। ठीक है, और मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सारे कैश रिसिप्ट को कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड, सारे कैश रिसिप्ट को हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। चलो इसको भी मैं यहाँ पे बता, ये आपका फॉर्मेट इस
तरह से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखेगा। अब ये डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट को दिखाओगे और क्रेडिट साइड में सारे क्या करोगे, पेमेंट को दिखाओगे। ये रहा डेबिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड, इसमें सारे रिसिप्ट आएंगे। सारे क्या आएंगे, रिसिप्ट आएंगे, और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट्स लिखते हैं, ठीक है, और ये होता है रुपीज अमाउंट्स। तो मैंने अभी क्या बताया कि डेबिट साइड में क्या होता है कि सारे रिसिप्ट को दिखाया, सारे रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट, ठीक है, ऑल रिसिप्ट। ऑल रिसिप्ट एग्जांपल ले लो, सब्सक्रिप्शन हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, कोई लेगेसी से मिलता है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन से मिलता है, तो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, वो सारे के सारे रिसिप्ट को हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहाँ पे रहेगा आपका ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस B/D। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस रहेगा और सारे के सारे रिसिप्ट को हम क्या करेंगे, नीचे दिखाएंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। थर्ड, जैसा कि सारे रिसिप्ट को अगर हम डेबिट साइड में दिखाते हैं तो सारे कैश पेमेंट को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल कैश पेमेंट्स, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू नेचर के, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, उनको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। चाहे वो रेवेन्यू नेचर को हो चाहे कैपिटल नेचर को हो, कहाँ दिखाएंगे, आर सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। यानी कि सारे के सारे कैश पेमेंट, चाहे वो किस नेचर के हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, उनको हम कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो अब इसको भी हम लोग फॉर्मेट वाइज देख लेते हैं। मैं इसी फॉर्मेट को यहाँ पे क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देखो कि सारे के सारे कैश पेमेंट, तो रिसिप्ट तो इस साइड आ गया, सारे के सारे कैश पेमेंट हम क्या दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। ठीक है, तो चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो सकता है, रेवेन्यू पेमेंट हो सकता है, रेवेन्यू पेमेंट में जैसे स्टाफ को सैलरी देना, रेंट देना, बिजली बिल देना, ये सब रेवेन्यू नेचर के होंगे। ठीक है, और चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो सकते हैं, कैपिटल पेमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल पेमेंट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट के क्रेडिट साइड में या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जो अंत में बचेगा वो क्या होगा, जो बच जाएगा यानी कि रिसिप्ट का टोटल किया जाएगा। ठीक है, और उसको सारे पेमेंट में से क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, और जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, तो अभी तक मैंने दो पॉइंट बताया मेन, कि इसको मैं डिलीट कर, ठीक है, देखो अब मैं अभी तक मैंने क्या बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक का समरी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, आप भी आराम आराम से पढ़ो। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट का फीचर में हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि ये कैश बुक का क्या है, समरी है। सभी कैश रिसिप्ट चाहे वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, उसे हम कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने फॉर्मेट बना के दिखाया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट को दिखाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो या कैपिटल नेचर। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि
जो भी कैश पेमेंट होते हैं उनको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, वो चाहे रेवेन्यू नेचर के हो कैपिटल नेचर के। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो अगला फीचर को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। क्या होता है रेवेन्यू नेचर, क्या होता है कैपिटल नेचर। वैसे जो हमारे स्टूडेंट होंगे जो क्लास 11 में हमारे वीडियोस को देखे होंगे उनको पता होगा कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो आप अभी भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हो। रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। अब देखो रेवेन्यू नेचर क्या होता है, जो फ्रीक्वेंट होता है, रिपीटेटिव होता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है रेवेन्यू नेचर का, कि ये फ्रीक्वेंट होता है, फ्रीक्वेंट होता है। जैसे सैलरी का पेमेंट, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंट देंगे, हर महीना पेमेंट करेंगे। ठीक है, रिपीटेटिव नेचर का क्या होता है, रिपीटेटिव नेचर का। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट का बात करूं तो सब्सक्रिप्शन मिलता है, इंट्रेंस फी होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर को बेचते हैं तो छोटा छोटा पैसा आता है जो रिपीटेटिव होता है, साल में एटलीस्ट एक बार जरूर अकर होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, साल में, हिंदी में मैं इसको लिखा देता हूँ, एटलीस्ट एक बार जरूर आता है, साल में एटलीस्ट एक बार जरूर। जो इसका नेचर होता है रेवेन्यू नेचर का, जो मतलब या तो ये इनकम हो सकता है या खर्चा हो सकता है, यानी रिसिप्ट हो सकता है या पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो रिसिप्ट होता है वो इनकम होगा। ठीक है, और जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, खर्चा होगा। इसका मैंने खास विशेषता क्या बताया, ये फ्रीक्वेंट नेचर का होता है, रिपीटेटिव, बार बार साल में एटलीस्ट एक बार जरूर आता है। और कैपिटल नेचर क्या होता है, ये रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है। कैपिटल नेचर मैंने क्या बोला है कि ये फ्रीक्वेंट नहीं होता, रिपीटेटिव नेचर का उल्टा होता है, ये रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू नेचर में भी दो हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर में भी इस या तो इनकम हो सकते हैं, ठीक है, या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसको इस तरह से बोल दूं कि रेवेन्यू नेचर क्या हो सकते हैं, या तो रिसिप्ट हो सकते हैं या पेमेंट हो सकते हैं। ठीक है, रिसिप्ट होते हैं रेवेन्यू नेचर के, रिसिप्ट हो सकते हैं या पेमेंट हो सकते हैं। देखो मैं इसको डिटेल में नहीं लिखाऊंगा क्योंकि डिटेल में मैं क्लास 11th में इसका 2 से 3 क्लास दिया हूं, आप उसको दे सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं, अगर नहीं आता है कमेंट करके बताइए, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक में रहेगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वीडियोस कहाँ पे, ये क्लास 11th के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब रिसिप्ट को हम लोग, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट को हम लोग इनकम बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट को क्या बोलते हैं, इनकम, और पेमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लिखा देता हूं। इनकम में जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, इंट्रेंस फी हो गया, ये सब क्या रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, एटलीस्ट साल में तो एक बार आएगा ही। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट नेचर के होते हैं। जैसे मैं पेमेंट्स की बात करूं, एक्सपेंसेस की, तो सैलरी पेमेंट हो गया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, सैलरी पेमेंट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, एटसेट्रा, रेंट एटसेट्रा। ठीक है, आपको आपके बुक में रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का डिटेल आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर में भी रिसिप्ट हो सकते हैं और पेमेंट हो सकते हैं। कैपिटल नेचर के भी क्या हो सकते हैं, रिसिप्ट हो सकते हैं और पेमेंट हो सकते हैं। तो देखो कैपिटल नेचर के जो रिसिप्ट होते हैं वो लाइबिलिटीज कहलाते हैं। कैपिटल नेचर के रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं और इसके बिना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। जो भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट होते हैं वो किसके कैटेगरी में आते हैं, वो लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं। और जो कैपिटल नेचर के पेमेंट होते हैं वो किसके कैटेगरी में आते हैं, वो असेट के कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां से पता चल रहा है, क्या बताया, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, अगर वो रिसिप्ट और पेमेंट है
तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई मतलब नहीं है रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का। लेकिन आगे चल के सीखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट आएंगे, केवल रेवेन्यू नेचर के, क्योंकि वही केवल इनकम एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल नेचर के जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होते हैं वो इनकम एक्सपेंसेस नहीं होते, वो बैलेंस एसेट और लायबिलिटीज होते हैं। जो कैपिटल नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट होंगे, रिसिप्ट होंगे यानी कि हम कहीं से पैसा लिए हैं, ठीक है, तो वो चुकाना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। और कैपिटल नेचर के पेमेंट होते हैं, किसी एसेट को खरीदने के लिए हम पेमेंट किए होंगे तो वो हमारे लिए एसेट होता है। तो क्लियर हो गया कि अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, और अगर कैपिटल नेचर का है तो उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ी सी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला फीचर को देख, तो अगला फीचर हमारा क्या है? अगला फीचर है हमारा चौथा पॉइंट। 3 पॉइंट अभी तक मैंने बता दिया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पहला फीचर था कि ये समरी ऑफ कैश बुक है। दूसरा मैंने बताया कि सारे कैश रिसिप्ट को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि सारे कैश पेमेंट को हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर। चलो अब हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि चाहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएंगे, चाहे वो पिछले साल से संबंधित हो, चाहे वो अगले साल से संबंधित हो, चाहे वर्तमान से संबंधित हो। यानी कि कोई भी पैसा अगर इस साल आया है, संबंध उसका पिछले साल से हो या अगले साल से हो मतलब नहीं है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं रिसिप्ट, इसको लिखा देता हूं मैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, includes all receipt and payment, all receipts पेमेंट, वो सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आएंगे जिसका संबंध वेदर, चाहे वो कहीं से भी रिलेटेड हो, वेदर दे आर रिलेटेड, दे आर रिलेटेड टू करेंट पीरियड, पास्ट और फ्यूचर। दे आर रिलेटेड टू करेंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड्स। संबंध चाहे पिछले साल से हो या अगले साल से हो, अगर पैसा आया है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। अब मान के चलो तुमको 100 रुपया का सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल, जिसमें से कि इस साल का तो 50 रुपया ही था, पिछले साल का 30 रुपया था और अगले साल का 20 रुपया था। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिखाओगे? तो आप पूरे के पूरे 100 रुपया दिखाओगे। मैं एग्जाम्पल्स को नोट करा देता हूँ। एग्जाम्पल देख, हर पॉइंट को मैं समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, जिससे कि आपके कॉपी में एक बार आप इसको एक बार थोड़ा, मेरा क्लास करने में आपको थोड़ा समय लगेगा और शांति से बैठ के आपने क्लास कर लिया तो मैं लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखो, मान के चलो कि सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 100 रुपया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन FY यानी कि फिनेंशियल ईयर 2021। सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया 100 रुपया, ठीक है, कितना? 100 रुपया, जिसमें कि मैंने बता रहा हूं कि 2020 से संबंधित था 30 रुपया, ठीक है, 2021 से संबंधित था 50 रुपया, और 2022, ठीक है, 2022 से संबंधित था 20 रुपया। ये मिला के आपका हुआ था 100 रुपया। ठीक है, ये मिला के कितना हुआ? 100 रुपया। ये जो 2020 है, चूंकि आप कब का बना रहे हो, 2021 के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, तो 2020 क्या हुआ? प्रीवियस पीरियड हुआ। इसको बोला जाता है, 2020 को क्या बोला जाएगा? प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछला साल। ये क्या हुआ? पिछला साल। 2021 क्या हुआ हमारे लिए? करेंट ईयर। मैं बात करता हूं 2022 क्या है हमारे लिए? फ्यूचर ईयर। ये मान के चल रहा हूं कि हम बुक्स 2021 का क्लोज कर,
ठीक है। अब आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2021 के लिए। तो अब आप कैसे बनाओ, देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये कब का बना रहे हो, 2021 के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर द ईयर इंडेड 2021, फॉर द ईयर इंडेड 2021। अब इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, छोटा सा एक स्केल से तो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा रहता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट। देखो यहाँ पे रहता है रिसिप्ट, यहाँ रहता है रुपीज, अमाउंट रुपीज, ठीक है। ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। अब आपको बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको दिखाना है, तो आप सब्सक्रिप्शन को कितना दिखाओ, तो ये सब्सक्रिप्शन आप ये बताओ कि 30 रुपया दिखेगा, 50 रुपया दिखेगा, या फिर 100 रुपया दिखेगा। तो मैंने क्या बताया कि किसी साल से मतलब 2021 में कितना रुपया मिला, 100 रुपया, 100 रुपया का चंदा मिला, तो हम 100 रुपया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना दिखाएंगे, 100 रुपया, ठीक है। हमको ये मतलब नहीं है कि ये पिछले साल से है या अगले साल से, इस साल मिला है तो हम सारा का सारा हम उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या सीखा कि ये समरी ऑफ कैश बुक है, सारे रिसिप्ट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, सारे पेमेंट को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर। फिर हमने बोला कि चाहे उसका संबंध पिछले साल से हो या अगले साल से या वर्तमान में, हमको जो भी पैसा आता है, चाहे रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, जो भी आता है हमको, ठीक है, संबंध भले ही पिछले साल से या अगले साल से, वो सारा का सारा पैसा जो इस साल मिला है उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दिखाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। 4 पॉइंट तक बता दिया, अब फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, ओपनिंग बैलेंस से। स्टार्ट किससे होता है, विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। स्टार्ट होता है विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। इसका शुरू कहां से होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस से, ठीक है। इसको हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। कैश एंड बैंक बैलेंस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है। तो मैं क्या बोला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक, ठीक है, और एंड होता है, खत्म कहां से होता है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, एंड एंड्स विथ क्लोजिंग कैश एंड बैंक। देखो मैंने क्या बोला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से शुरू होता है, जिसको डेबिट साइड में बोल लिखते हैं, और क्लोजिंग से कैश एंड बैंक बैलेंस से खत्म होता है, जिसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये मैंने फॉर्मेट बना दिया। इसकी शुरुआत जो होती है वो ओपनिंग बैलेंस से होती है। मैं सारा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये जो ओपनिंग बैलेंस होती है वो या तो कैश और बैंक अलग अलग करके आपको लिखा होगा, या साथ में भी लिखा जा सकता है, एक साथ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी साथ में देता है, कभी कभी अलग भी दे सकता है, ठीक है। अब जो ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद सारे रिसिप्ट को लिखते हैं, पेमेंट को लिखते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस बचता है वो होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग, देखो ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये सी बाई डी होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ब्रॉड डाउन, सी बाई डी को कैरी डाउन बोला जाता है, बी बाई डी को ब्रॉड डाउन बोला जाता है। ये भी कैश एंड बैंक अलग अलग हो सकता है या एक साथ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में दिखाते हैं, बिल्कुल जी हाँ दिखाए हैं, और क्लोजिंग बैलेंस को कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में सबसे अंत में दिखाते हैं। ओपनिंग बैलेंस को सबसे शुरू में दिखाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को सबसे अंत में दिखाते हैं। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, ठीक है, या इसे हम असेट अकाउंट भी बोलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ठीक है, या इसे हम असेट अकाउंट भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं असेट अकाउंट, क्यों बोलते हैं इसको रियल अकाउंट, क्योंकि आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि क्लोजिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या निकलता है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अब बताओ कैश एंड बैंक बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या के लिए क्या होता है, एसेट होता है।
इसीलिए मैंने बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, एक असेट अकाउंट होता है। और चूंकि ऑल एसेट्स जो होते हैं वो कहाँ कवर होते हैं, रियल अकाउंट में कवर होते हैं, इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रियल अकाउंट भी बोला गया और असेट अकाउंट भी बोला गया। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आप लोग याद रखना, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बच के आता है वो आता है कैश और बैंक। और कैश और बैंक आप लोग जानते हैं, कैश अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, असेट होता है बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैश और बैंक बैलेंस क्या होता है, असेट होता है। तो चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश और बैंक बैलेंस निकाल के देता है, इसीलिए हम इसे असेट अकाउंट बोलते हैं। और सारे के सारे असेट अकाउंट कौन से अकाउंट कहलाते हैं, रियल अकाउंट का। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम नॉन कैश आइटम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो केवल कैश आइटम जाएगा, नॉन कैश आइटम नहीं जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट डज नॉट इंक्लूड या डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। जो भी नॉन कैश आइटम है उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिखाती है, उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैप्चर नहीं करते। तो इसका एग्जांपल देख लो, नॉन कैश आइटम का एग्जांपल क्या हो सकता है, डिप्रिसिएशन। आपको पता है कि सारे फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज होते हैं, तो डिप्रिसिएशन जो चार्ज होते हैं वो नॉन कैश आइटम होते हैं। ठीक है, उस पे हम लोगों का कैश और बैंक बैलेंस से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए डिप्रिसिएशन को हम लोग नॉन कैश आइटम मानते हैं और उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट का बात करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सब भी नहीं दिखाते हैं। भले ही कैश आइटम से बिलोंग करता है बट ये कैश फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते। क्या क्या नहीं दिखाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या नहीं दिखाते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार के ट्रांजेक्शन है, उसको कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड नहीं करती है। क्यों, क्योंकि इससे कैश का फ्लो नहीं होता है। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आते हैं। जितने भी आउटस्टैंडिंग आइटम होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया, तो वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अक्रूड इनकम, अगर कोई अक्रूड इनकम है, यानी कि अक्रूड इनकम क्या होता है, पैसा कमा लिए लेकिन अभी तक उसका पैसा आया नहीं है, रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो वो अक्रूड इनकम होता है। ये सब 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है। अनअक्रूड इनकम ये भी नहीं आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अनअक्रूड इनकम, देखो ये आपको एकदम 100% याद रखना है, क्योंकि इसके बिना आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना ही नहीं पाओगे। मैंने जितनी सारी विशेषता बताया, जितनी भी सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, उसको एकदम ब्लड में आपको क्या करना है, उसको घोल के पी जाना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा मार लो। अब मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैंने जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, इसके पूरे चैप्टर्स का रिवीजन लेक्चर। एक ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर को रिवीजन मैं करा दूंगा। ठीक है, और हर क्लास खत्म होने के बाद, जैसे हर क्लास खत्म होता है तो उसका रिवीजन, हर लेक्चर का एक रिवीजन वीडियो दूंगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में होगा। उसका भी मतलब हर क्लास को मैं, जैसे एक क्लास को मैं 1 घंटे में कंप्लीट करता हूं, तो उसका 15 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो दो टाइप का रिवीजन मिल जाएगा, एक तो लेक्चर वाइज रिवीजन मिल जाएगा और एक होता है पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो फुल रिवीजन मिल जाएगा। तो आपको बस क्लास में अटेंटिव होना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो सुनना है और वो अच्छे से लिखना है। लिखने के लिए जल्दीबाजी मत करना, अगर कुछ मिस हो जाता है लिखने में तो मैं हर वीडियोस में उसके डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं लिखाता हूं उसका नोट्स अपलोड कर देता हूं पीडीएफ में। आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर देना और उस पीडीएफ को देख के क्लास जब खत्म हो जाता है, क्लास करते समय आप नहीं भी लिखोगे तो चलोगे, बस आप सुनना। जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है आप सारे नोट्स को आप लिख सकते हो। ठीक है, आप अपने सहूलियत से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी तक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जितने सारे विशेषता बताए वो क्या क्या है। मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, एक समरी होता है कैश बुक का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, समरी है कैश बुक में। सारे कैश रिसिप्ट को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का।
उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि सारे कैश पेमेंट चाहे कैपिटल नेचर के हो रेवेन्यू नेचर को उसके रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर क्या होता है फ्रीक्वेंट, अगर रिपीटेटिव है तो रेवेन्यू नेचर, और अगर रिपीटेटिव नेचर का नहीं है तो वो कैपिटल नेचर होता है। रेवेन्यू नेचर में भी रिसिप्ट होते हैं, पेमेंट होते हैं। रिसिप्ट को इनकम बोला जाता है, पेमेंट को एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, इनकम एक्सपेंसेस होते हैं, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, और जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। पर चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। फिर हमने अगला इसका फीचर बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट आएंगे, चाहे उसका संबंध करंट ईयर से हो या पास्ट से या फ्यूचर से, पिछले साल से संबंधित हो या अगले साल से संबंधित हो, हमको दिखाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। फिर बात की है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस से, जिसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट जो एंड होता है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस से, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस से, तो कैश एंड बैंक क्या है, असेट है, व्यापार के लिए असेट है। तो अगर असेट है तो इसीलिए हम इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट और असेट अकाउंट, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय भूल कर कभी भी नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड मत करना, जैसे कि डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। और क्या क्या नहीं आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा, अक्रूड इनकम नहीं आएगा, अनअक्रूड इनकम नहीं आएगा। ये सब जैसे ही देखना क्वेश्चन में कि अगर डिप्रिसिएशन है, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है, अनअक्रूड इनकम है, तो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं डालना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, बिल्कुल भी छूना नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी समय हो गया है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का छोटा छोटा कंसेप्ट बचा हुआ है, जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है, इसका फॉर्मेट ऑलरेडी मैं बता दिया, बट डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।